तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रैखिक प्रोग्रामन का भाग नंबर 9। तो अभी तक हमने भाग नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, जहाँ पर हमने इसकी परिभाषा वगैरह से लेके एग्जाम्पल तक उदाहरण सब कुछ किया है। तो अभी इसका हम उदाहरण नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक सेकंड, मैं एक पेन ले लूँ। ठीक है, तो हम इस उदाहरण में क्या करने वाले हैं? तो हम इसमें करने वाले हैं वही जो हमने हर उदाहरण में किया था, जिसमें हमें व्यवरोधों को ग्राफ पर प्लॉट करना था। और एक उद्देश्य फलन जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, जेड बराबर 3x जोड़ 2y, उसे हमें अधिकतम या फिर न्यूनतम करना था। तो हम जो भी हमें व्यवरोधों की इक्वेशन दी गई हैं, उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। और हमने जैसे ही उन्हें ग्राफ पर प्लॉट किया, हमें कुछ कोणीय बिंदु मिलेंगे। जैसे ही हमें 2, 4, 6 जितनी भी कोणीय बिंदु मिलती हैं, सभी पर हम जेड का मान प्राप्त करेंगे। और वहां पे जो भी जेड का मान आएगा, भाई हमारा, उसमें से हम देखेंगे कौन सा सबसे कम है और कौन सा सबसे ज्यादा है। जो भी हमारा मान सबसे कम आएगा, वह हमारा न्यूनतम मान होगा। और जो भी मान सबसे ज्यादा आएगा, वह हमारा अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो चलिए इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्स जोड़ बाई 8 से बड़ा होना चाहिए या फिर 8 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, हर पार्ट में बताता हूँ कि सबसे सरल तरीका है ग्राफ पे प्लॉट करने का। कि क्योंकि इस पर कोई भी घात नहीं, आप कोई भी इक्वेशन दी गई हो उसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स की कोई मान रखेंगे, बाई का कोई मान निकलेगा। बाई का कोई मान रखेंगे, एक्स का कोई मान निकलेगा। जब बहुत सारी बिंदु निकल आए, तो हम उन्हें जोड़कर अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक्स और बाई पे कोई भी घात नहीं है। जब एक्स और बाई पे कोई भी घात नहीं है, तो यह एक सीधी लाइन की इक्वेशन, मतलब जो भी आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे, वह एक सीधी लाइन ही बनने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक्स को जीरो रखेंगे और बाई का मान प्राप्त करेंगे। फिर बाई को जीरो रखेंगे और एक्स का मान प्राप्त करेंगे। जो और ऐसा करके हमें दो बिंदु मिल जाएंगे। जैसे ही हमें दो बिंदु मिलेंगे, उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, जिससे हमें ग्राफ पर उस लाइन की इक्वेशन प्लॉट कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, 0 + बाई, 0 जोड़ बाई 8 के बराबर आ गया। और यहाँ से बाई का मान निकल आएगा 8। अब हमारी बिंदु आ जाएगी, x बाई होता है। ठीक है, तो बिंदु आ जाएगी, x का मान है 0 और बाई का मान है 8। तो बिंदु आ जाएगी 0, 8। ठीक है, अब दूसरी बार हम रखेंगे, दूसरी बिंदु निकालने के लिए बाई का मान 0। जैसे ही हमने बाई का मान 0 रखा, एक्स का एक्स ही रहेगा, बाई की जगह पर आ जाएगा 0। तो एक्स जोड़ 0 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 8। ओके, और यहाँ से हमारी बिंदु क्या आ जाएगी, जो कि होती है x, बाई। तो एक्स की जगह पर आ जाएगा 8, बाई की जगह पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। और देखिए, अब तो पहले ए वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं। ए वाली बिंदु जैसे ही हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान 0 है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्स का मान 0 होता है बाई अक्ष पर, और बाई का मान 0 होता है एक्स अक्ष पर। तो देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही एक्स का मान 0 है, आप इतना तो समझ गए होंगे कि ए बिंदु बाई अक्ष पर आएगा। ठीक है, अब ए बिंदु बाई अक्ष पर आने वाला है, ए है हमारा बाई अक्ष। ठीक है, और बाई का मान कितना है, 8। तो यहाँ पर एक्स का मान तो 0 है और बाई का मान है 8। तो ए बिंदु, इस बिंदु पे बाई का मान रहने वाला है 8। ठीक है, अब दूसरी बिंदु है हमारी 8, 0। अब जैसे ही दूसरी बिंदु को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बाई का मान आपको दिख ही रहा होगा, जो है 0। और एक्स का मान हमने निकाला था 8। अब बाई का मान 0 है, मतलब कि यह बिंदु सीधे सीधे एक्स अक्ष पर आने वाली है। तो ए रहा हमारा एक्स अक्ष।
और x का मान यहाँ पर क्या है, 8। तो यहाँ पर y का मान 0 है और x अक्ष है, तो x अक्ष पे x का मान 8 यहाँ पर होगा। तो ए बिंदु आ गई अपनी 8,0, ए बिंदु आ गई अपनी 0,8। जब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी, और यही लाइन हमारी x जोड़ y बराबर 8 की इक्वेशन है, जो हमने ग्राफ पर प्लॉट कर ली है। चलिए अब अगली इक्वेशन हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अगली इक्वेशन हमें दी गई है 3x जोड़ 5y, जो कि अपने 15 या फिर 15 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम x का मान रखते हैं 0, जैसे पहले बता दिया है कि पहले x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे, फिर y का मान 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। इस तरह हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम x का मान 0 रखते हैं, ठीक है, हमने x का मान 0 रख दिया, तो यह हो जाएगा 3 गुणा 0। ठीक है, x का मान 0 रखा, 3 गुणा 0 जोड़ 5y, यहाँ पे y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ 5y, जो कि अपने 15 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 3 गुणा 0 हो जाएगा 0, और 5y बराबर 15, ये जो क्यों आ जाएगा, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैंने सीधा लिख दिया 5y बराबर 15। यहाँ से y का मान हम निकालेंगे, जो भी आ जाएगा y बराबर 3। ठीक है, यहाँ से हमारी बिंदु क्या आ जाएगी, x, y। अब यहाँ पर हमने x रखा था 0 और y का मान निकाला है 3, तो हमारी बिंदु आ जाएगी 0,3। ठीक है, तो हमारी एक बिंदु निकल आई है। अब हम निकालेंगे अपनी दूसरी बिंदु। दूसरी बिंदु के लिए हमने अभी हम x 0 रख चुके हैं, ठीक है। दूसरी बिंदु निकालने के लिए हम y को 0 रखते हैं। जैसे ही हमने y को 0 रखा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3x। 3x जीरो कितने हो रहेगा, x के हमने x का मान हमें निकालना है अभी, y का मान हमने 0 रखा है, तो यह आ जाएगा 3x जोड़ 5 गुणा 0। y की जगह पे हमने 0 रख दिया है, बराबर 15। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुणा 0 होता है 0, ठीक है, उसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 3x बराबर 15, और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे 5। इस पॉइंट पॉइंट जो भी हमारी बिंदु आएगी, उसका मान वो आ जाएगा 5,0। अब ठीक है, हमारी दो बिंदु निकल आई हैं, एक है 0,3, एक है 5,0। अब दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। यहाँ पर x का मान 0 है, मतलब कि यह बिंदु x y अक्ष पर आने वाली है। x का मान 0 हो तो y अक्ष पर आएगा, और y का मान 0 हो तो x अक्ष पर आएगा। यह बिंदु जहाँ पर x का मान 0 है आने वाली है y अक्ष पर, तो ये रही हमारी y अक्ष। और यहाँ पर y का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो यही एक बिंदु हमारी ये है आ गई। अब दूसरी बिंदु निकालेंगे, जो कि है अपनी 5,0। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि बाई का मान है 0। ठीक है, बाई का मान 0 है, मतलब यह आने वाला है अपना एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक्स अक्ष रहा अपना जे, ए वाला अपना एक्स अक्ष है। ठीक है, और एक्स का मान यहाँ पर कितना है, 5। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा एक्स का मान 5, यहाँ पर बाई का मान एक्स अक्ष की वजह से 0 है। ठीक है, तो हमें एक बिंदु, दोनों बिंदु, जब दोनों बिंदु मिल गई हैं तो हम दोनों बिंदु को जोड़ देंगे। जब दोनों बिंदुओं को हमने जोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक सीधी लाइन मिल गई है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि किस तरह हमारा रेखांकित क्षेत्र होगा दोनों इक्वेशंस में। तो इस इक्वेशन में आप रेखांकित क्षेत्र निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि आप 0,0 रख दीजिए, इस बिंदु को रख दीजिए। अब इसमें आप रखेंगे 0,0, तो x का मान 0 रखिए, y का मान 0 रखिए, तो यह हो जाएगा 0। क्या 0 8 से बड़ा है, नहीं। तो यह आप देख सकते हैं कि इस साइड यह इक्वेशन नहीं आ रही है, तो यह इसमें जो भी ऊपर वाला अपना क्षेत्र होगा, वही अपना रेखांकित क्षेत्र होगा, उसे हम छायांकित या फिर रेखांकित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने देख लिया, नीचे वाला क्षेत्र हम नहीं लेंगे और ऊपर वाला क्षेत्र हम लेने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बिल्कुल इसमें करेंगे। इसमें हम मान लो इसमें रखा हमने 0,0, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0 जोड़ 5 गुणा 0। ठीक है, तो 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, और 5 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 0, 0 15 से कम है, हाँ बिल्कुल सही है, 0 15 से कम होता है। तो इसमें ऊपर वाला क्षेत्र नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाली जो भी अपने 0 0 रखे थे हमने, वो सही हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कि इस वाली इक्वेशन में आ रहा है नीचे वाला क्षेत्र, और इस वाले में आ रहा है ऊपर वाला क्षेत्र। तो ठीक है, अब हमारी दो इक्वेशन बची थी, x ग्रेटर देन, x 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, बाई
जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का मान जीरो कहाँ होता है? चलिए, मैंने आपको बताया था एक्स का मान जीरो होगा बाई अक्ष पर, बाई का मान जीरो होगा एक्स अक्ष पर। तो एक्स बाई अक्ष कहाँ है? ए रहा बाई अक्ष। तो ये इक्वेशन जो भी लाइन बनी गई है, यह हो जाएगी एक्स जीरो से बराबर है। और जब हम इसके बाएं तरफ का जे रहा बाएं तरफ, तो ठीक है, हम बाएं तरफ का हिस्सा लेते हैं, तो यह उसमें नहीं आएगा क्योंकि हमें एक्स को जीरो से बड़ा लेना है। तो हम इसके दाएं तरफ का हिस्सा लेने वाले हैं। और अगर हम आएंगे बाई बराबर जीरो, या फिर बाई जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो बाई जीरो से बड़ा कब होता है? जब वह एक्स अक्ष पर होता है। अब बाई जीरो कब होता है? जब वह एक्स अक्ष पर होता है। तो यह रहा एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर बाई का मान जीरो है, तो इसके जो भी ऊपर वैल्यू आएगी, जो भी बाई का मान ऊपर आएगा वो जीरो से बड़ा होगा। तो हम इसके ऊपर का रेखांकित क्षेत्र लेने वाले हैं और इसके बाएं तरफ का रेखांकित क्षेत्र लेने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, दाएं तरफ के रेखांकित क्षेत्र को लेने वाले हैं। ठीक है, और जब हम इन चारों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करेंगे, तो आपने देखा था जो भी अपनी एक्स जोड़ बाई बराबर 8 वाली जो भी इक्वेशन थी, उसमें ऊपर का रेखांकित क्षेत्र आ रहा था। तो ठीक है, अब इसमें दर्शाया गया है कि जो भी रेखांकित क्षेत्र है वो अपना ऊपर साइड है। ठीक है, और जो 3x जोड़ 5y बराबर 15, ये जो भी इक्वेशन थी, इसके नीचे रेखांकित क्षेत्र आ रहा था, ये भी दर्शाया गया है। और रेखांकित क्षेत्र एक्स बराबर जीरो और बाई बराबर जीरो से नीचे नहीं जा सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया है क्यों, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो ए यहाँ पर इतना क्षेत्र बना और ए यहाँ पर इतना क्षेत्र बना। तो आपने देख लिया कि पूरा क्षेत्र कोई भी बाधित नहीं है, कोई भी क्षेत्र परिबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई भी कोणीय बिंदु नहीं मिल रही है, मतलब कि हम ना अधिकतम ना न्यूनतम मान कुछ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मान लो हमने ए वाली बिंदु ली, या फिर ए वाली बिंदु ली, या फिर ए वाली, या फिर ए वाली, या फिर ए वाली, हमारे पास 5 बिंदु हैं। हम कोई भी बिंदु रखने की कोशिश करते हैं, अगर हम इन तीनों में से कोई बिंदु रखेंगे तो हमारी ए वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी। और अगर हम इन दोनों में से कोई बिंदु रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी ए वाली इक्वेशन गलत हो जाएंगी। तो आखिरकार हमारी पूरी जितनी भी एक दो तीन चार, जितनी भी चार इक्वेशन दी गई थी, वो एक साथ कहीं पे सही नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिख के बताया गया है, देखिए, असमीकाओं 1 से लेकर 3 का आलेख कीजिए। ठीक है, हमने आलेख कर दिया है 1 से लेकर 3 का। 3 में वो बता रहे हैं एक्स जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है, या फिर बाई जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है। ठीक है, ये 1 से 3 तक की असमीकाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्या कोई सुसंगत क्षेत्र है? यह ऐसा क्यों है? सुसंगत क्षेत्र जो भी अपना छायांकित क्षेत्र था, वही सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। अब हमने देखा कि कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। सुसंगत क्षेत्र क्या होता है? जो चारों तरफ से ढका हो, जिसके हम कोणीय बिंदु कुछ भी मालूम कर पाए और जो चारों तरफ से ढका हो। अब देख लीजिए, हमारा ए क्षेत्र है, ये किसी भी तरफ से ढका नहीं है, क्योंकि ए इसके ऊपर साइड जा रहा है, ए इसके नीचे साइड जा रहा है। तो हमारा रेखांकित क्षेत्र, या फिर जिसे हम सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, वो ढका नहीं है। तो आकृति 12.6, यही हमारी आकृति 12.6। तो से आप ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो सभी व्यवरोधों को एक साथ संतुष्ट कर सके, अतः समस्या का सुसंगत हल नहीं है। मैंने जैसे ही बताया था कि ऐसी कोई बिंदु नहीं है। मान लो हम अगर ए बिंदु लेते हैं, तो हमारा नीचे वाला समीकरण गलत हो जाएंगी, और अगर हम ए बिंदु या फिर ए बिंदु में लेंगे तो नीचे वाली समीकरण गलत हो जाएंगी। अगर मैं इन तीनों में से कोई बिंदु लेता हूँ तो ऊपर वाली समीकरण गलत हो जाएगी। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं, जितना भी क्षेत्र आया है, जितना भी ग्राफ पर प्लॉट किया है, हम कोई भी क्षेत्र लेते हैं, तो हमारा रेखांकित क्षेत्र में से जितनी भी समीकरण हमें दी गई हैं तीन, उसमें से एक ना एक गलत हो ही रही है। तो हमारे पास अतः समस्या का सुसंगत हल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी समस्या का संगत हल नहीं है। ऐसे आपको ये वाले क्वेश्चन भी करा दिया गया है। और हमने एक उदाहरण दिया था जहाँ पे हमारा संगत क्षेत्र था वो चारों तरफ से ढका नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी बिंदुएं थी जो पूरी जितनी भी उस समीकरणाएं थी सबको सही कर रही थी। ठीक है, तो वहां पर हम पता कर सकते थे कि वहां पर सुसंगत क्षेत्र की वजह से जो भी अपना न्यूनतम या फिर अधिकतम मान था वो हो सकता था, पर यहाँ पर वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बिंदु दोनों तीनों जितनी भी समीकरण दी गई हैं, इस तीनों को एक साथ सही नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक टिप्पणी के साथ
इस भाग को खत्म करते हैं। तो टिप्पणी में हमें दिया गया है उदाहरणों से जिनका विवेचन अब हम तय कर चुके हैं, जिसके आधार पर हम कुछ रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का समाधान विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहला, संगत क्षेत्र सदैव उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है, इतना बता दिया गया है। उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम हल सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर या फिर कोनों पर स्थित होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अपने हमने अभी तक जितने भी सुसंगत क्षेत्र के अंदर या फिर जितना भी छायांकित क्षेत्र होता है, उसके अंदर हमने जो भी अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकाला उद्देश्य फलन का, वो हमेशा जैसे यहाँ पे दे गया है हल सुसंगत क्षेत्र के कोनों पर ही स्थित होता है। ठीक है, ये हमने अपना देख चुके हैं। तो यदि उद्देश्य फलन के दो कोणीय बिंदु शीर्ष एक ही अधिकतम या फिर न्यूनतम मान प्रदान करते हैं, तो इन बिंदुओं को मिलने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु भी समान अधिकतम या न्यूनतम मान लेगा। ये हमने, आप देखना, अभी जो हम पिछले उदाहरण करा चुके हैं, ये मैंने उसमें बताया था कि अगर दो बिंदुओं पर अगर मान लो दो बिंदुओं पर 200, जेड का मान 200, जेड का मान 200, या फिर जेड का मान 50, जेड का मान 50, एक सा ही मान आता है जो कि न्यूनतम या फिर अधिकतम हो सकता है। तो वो जो भी लाइन होगी, वो दो बिंदु जो जिस भी दो लाइनों पे आ रही होगी, उस पूरी लाइन पर इन बिंदुओं का, देखिए यहाँ पे दिया गया है, उन बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड जो भी हमारी लाइन होगी कि प्रत्येक बिंदु भी समान अधिकतम या न्यूनतम मान देगा। ठीक है, तो जो भी रेखाखंड, जो भी लाइन बनेगी उन दोनों बिंदुओं से, उनसे हमें समान अधिकतम या फिर न्यूनतम मान मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ चुके हैं उदाहरण नंबर 5। तो आपको ये वाला भी समझ में आया होगा कि अगर हमारा क्षेत्र रेखांकित नहीं है तो हम उसे कैसे हल करते हैं। और रेखांकित नहीं है वो, और जो भी उसकी समीकरण है वो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर सभी पॉइंट्स या फिर सभी समीकरणों को हल नहीं कर रही है, तो हमारा कोई भी अधिकतम या फिर न्यूनतम मान नहीं होगा। तो उदाहरण 5 में हमने यही किया है। आप एक बार उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 5 तक सारे खुद से करके देखिएगा। आपको, मैं आशा करता हूँ, आपको परीक्षाओं में अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के भिन्न प्रकार, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो उसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे उदाहरण 6, जो है आहार संबंधी समस्याएं। तो अभी हम रैखिक प्रोग्रामिंग की बहुत सारी समस्याएं कर चुके हैं, जहाँ पर हमें केवल समीकरण दी जाती थी। जैसे हमने इसमें देखा, हमें समीकरण दिए गए तो एक उद्देश्य फलन दिया गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें असल जिंदगी की, असल, जैसे यहाँ पर आहार संबंधी समस्याएं, कोई भी आहार संबंधी समस्या आपको दे देंगे, और जिससे हमें जो भी असल जिंदगी की कोई भी समस्या होगी, वो हम रैखिक प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे हल करेंगे। तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। वहां से हम कोई भी समस्या, जो भी हमारी समस्या होगी, उसमें से हम खुद ही रेखक, खुद ही उद्देश्य फलन निकालेंगे और खुद ही समीकरण निकालेंगे, और फिर हमें तो उन्हें सॉल्व करना ही होगा। फिर हम उसका आंसर निकालेंगे, तो आपको यही भी पता चलेगा कि रैखिक प्रोग्रामिंग को हम असल जिंदगी में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 1 से लेकर 5 तक जितने भी अभी उदाहरण कर चुके हैं, पूरे एक बार छठे भाग के आने से पहले उन्हें एक बार जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप छठे भाग में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अभी तक हमने 1 से लेकर 5 उदाहरण तक की है, उनके अंदर जो जो भी समस्या की हैं, वो छठे भाग से असल जिंदगी के हम जो भी उदाहरण करने वाले हैं, उनके अंदर प्रयोग होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।